वेलकम बैक। ज्ञान वैविध्य चैनल हमारा विज्ञान विषय चल रहा है, जिसके अंदर हम कल ले रहे थे, नया चैप्टर शुरू किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। फिजिक्स का ही ये चैप्टर है। सॉरी, इसमें हमने देखा था, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा के दो प्रकार भी लिए थे, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आज हम लेने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का ही ये तीसरा रूप है। ऊर्जा के तो बहुत सारे रूप हमने देखे थे, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन यहाँ पर करना है। एक विद्युत ऊर्जा और है, जिसके बारे में हमने विद्युत जो धारा वाला चैप्टर था उसके अंदर भी हमने थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया था। आज हम करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को ईपी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें संचित जो ऊर्जा है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। सपोज कीजिए ये मेरे पास में चौक का एक डिब्बा है, चौक का डिब्बा है। इस डिब्बे को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी ये यहाँ टेबल पर रखा हुआ था और इसको मैंने उठा करके यहाँ तक ले आई। ठीक है, यहाँ तक लेकर आई, स्थिति है इसकी, यानी ये एक जगह पर क्या है, फिक्स है। लेकिन नीचे से उठाकर ऊपर तक लेकर आई हूँ, मैंने इसके ऊपर कार्य किया है। मेरे द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, मेरे हाथ के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसको उठाकर यहाँ तक लेकर आने में, तो इसके अंदर एक ऊर्जा का संचय हो जाएगा और वो उसकी ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब सपोज कीजिए इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आकर के गिर जाएगा, यानी नीचे की तरफ गिरेगा। इसका मतलब मैंने इसको ऊपर उठाया, ऊपर उठाकर लेकर गई, तो मैंने जो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसके विरुद्ध कुछ कार्य इसके ऊपर किया। यहाँ से इसको मैंने इतनी ऊंचाई पर लेकर गई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो ऊंचाई है, यानी h ऊंचाई पर इसको मैं लेकर जाती हूँ और यहाँ से इसको छोड़ देती हूँ, नीचे गिर जाती है, यानी ये चौक का डिब्बा है वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, और वो विस्थापन कितना हो रहा है, h के बराबर। उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और वो कार्य क्या है, W जो कार्य है वो कौन सा है हमारा, इस चौक के डिब्बे को दी जाने वाली ऊर्जा के बराबर। ठीक है, उसको मान लिया मैंने W है, और ये कार्य किसके विरुद्ध किया जा रहा है, जो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसको मैंने क्या कह दिया, F इंटू H है, तो ये H आ गया। यहाँ पर F जो न्यूनतम बल लग रहा है किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, उसका मान क्या होगा, mg के बराबर। यानी ये वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है, तो F का मान क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और W किसके बराबर हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, यानी EP के बराबर। ठीक है, EP किसके बराबर हो जाएगा, F की जगह mgh। ये हमारे पास में क्या आ गया है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। सबसे पहले परिभाषा सदिश राशि है या अदिश राशि है। इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि ऊर्जा है वो अदिश है, तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, यानी जितने भी इसकी ऊर्जाएं हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी ऊर्जा के प्रकार है वो सारे क्या हो जाएंगे, अदिश राशि में कैलकुलेट किए जाएंगे। मात्रक सभी को पता है, ऊर्जा है तो ऊर्जा को हमें जूल से मापते हैं, मापन इसका जूल में किया जाता है। एक कंडीशन तो ये ली, दूसरी कंडीशन और देखते हैं इसमें, कि मान लिया घरों में आप लोगों ने देखा होगा घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उस दीवार घड़ी के कई दीवार घड़ियों में ऐसे एक पेंडुलम लगा रहता है जो ऐसे रोटेट होता रहता है, गति चलती रहती है। ठीक है, वो ही पेंडुलम यहाँ पर मैंने लिया। ठीक है, पेंडुलम का मतलब आप
ऐसे भी कर सकते हो, एक बॉल है उस पर धागा बांध लिया, धागे से इसको मैंने यहाँ पर कील से टांग दिया, ठीक है, धागे से बॉल बंधी हुई है उसको यहाँ पर मैंने कील से बांध दिया। ये जो इसकी स्थिति है इसको मान लिया ए स्थिति में। अब मैंने क्या किया, इसको इधर की तरफ खींचा, यानी ये किधर आ गया, अब इधर आ गया बी स्थिति में। अब मैंने इसको इधर खींच लिया और छोड़ दिया, छोड़ते क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा और सिर्फ इधर ही नहीं आएगा, ये इस भाग को छोड़ते हुए आगे की तरफ भी जाएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। यानी अब इसकी स्थिति क्या है, सी। ए से बी की तरफ खींचा, यहाँ से छोड़ा तो ए के पास में आया, फिर ये यहीं पर है, विराम स्थिति में नहीं आया बल्कि क्या हुआ, सी की तरफ गति कर गए। ऐसी स्थिति में इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। कौन सा होता है, अभी हमने इसकी परिभाषा में लिया था कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कल हमने गतिज ऊर्जा ली थी, उसमें हमने क्या बताया था, कोई भी वस्तु गति कर रही है उस समय उसके अंदर जो संचित ऊर्जा है वो कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। मैंने पेंडुलम को इधर खींच लिया, यानी इसके ऊपर एक कार्य किया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो उस स्थितिज ऊर्जा के कारण मैंने इसके ऊपर कार्य कर दिया। यहाँ पर आकर के यानी ये वस्तु यहाँ से इधर जा रही है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, यानी मैंने जितना खींचना था उतना उसको खींच लिया, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जितनी आनी थी, जितनी संचित होनी थी वो सारी इसके पास में आ गई। अब जैसे ये यहाँ से छोड़ दिया जाता है तो ये पेंडुलम गति करता हुआ ए के पास में आएगा, जैसे जैसे ये पेंडुलम इधर आएगा, ए की तरफ आएगा, तब क्या हो जाएगा, इसकी जो ये स्थितिज ऊर्जा है ये तो कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ए पर आकर के गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। जितनी स्थितिज ऊर्जा थी वो पूरी यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया यहाँ पर, यानी EP जो है उसका मान 0 हो गया, और इसको ये कहते हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है और ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। धीरे धीरे होगा, इधर से ये इधर आएगी तब इसमें धीरे धीरे गति होगी, गति होने से क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। फिर ये पेंडुलम इधर जाएगा, तो इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पेंडुलम की जो गतिज ऊर्जा है वो किधर जा रही है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, यानी अब गतिज ऊर्जा E के क्या हो जाएगी, EP, ठीक है। अब E के का मान 0 और EP का मान अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी का, वापस ये इधर आएगा ए के पास में, तो वापस ये घटना होगी, यहाँ पर आकर के कोई गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें ये रोटेशन चलता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये जो धागा है जिससे इस पेंडुलम को बांधा गया है, इसकी लंबाई L, इस पेंडुलम को यानी इस बॉल का द्रव्यमान M, ठीक है, M द्रव्यमान का पेंडुलम है, ये जो विस्थापन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया X है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो इसकी EP यानी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाएगा, एक फिक्स राशि आएगी, हाफ M गुरुत्वाकर्षण बल mg L इंटू x², ये इसका क्या आ जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब सपोज कीजिए, सपोज क्या
mg/l जो होता है उसका मान क्या होता है, एक स्थिरांक के समान होता है जिसको हम कहते हैं k। k क्या है, एक स्थिरांक, यानी इनका मान क्या है, फिक्स है, किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं होगा। x के मान में परिवर्तन यानी विस्थापन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन m, g और l इनका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया। अब EP किसके बराबर हो जाएगा, इस हाफ को ऐसे कैसे रखेंगे, इस राशि की जगह पर क्या रख देंगे, k, और फिर क्या आ जाएगा, x², यानी अपने पास में दूसरी स्थिति क्या आ गई, इस प्रकार किया। यानी एक सूत्र तो हमने क्या लिखा था, mgh, EP बराबर क्या था, mgh। ये तो कब था, जब ऊंचाई से, और ये कब है, जब समतल स्थिति के अंदर, ठीक है। पेंडुलम दाएं बाएं गति कर रहा है, स्प्रिंग है, सामान्य स्थिति में उसको खींच लिया, खींचने से क्या हुआ, उसके अंदर गति भी, जैसे वो गति कर रहा है, यानी पहले वो स्थिर था और फिर उसको खींचा गया तो उसमें गति भी, और फिर उसको छोड़ दिया गया तो वापस उसमें गति होगी, सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बार के लिए वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ से जाएगा। यानी स्प्रिंग यहाँ थी और खींचा यहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी इधर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पहले स्थितिज ऊर्जा थी और जैसे खींचा तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, छोड़ दिया तो गतिज ऊर्जा में आ गई, वापस क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आंतरिक परिवर्तन इनमें चलता रहता है। तो सेम यही कंडीशन इसमें है। इसमें दो प्रकार के हमने सूत्र प्राप्त किए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आता है जिसके अंदर हाइट से संबंधित, ऊंचाई से संबंधित है, कि पत्थर को उठाया, ऊपर लेकर गए छत पर और वहां से छोड़ दिया, वो नीचे गिरा, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा। कोई पेंडुलम है या स्प्रिंग से संबंधित है तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसके अंदर ये स्थिरांक रहता है। जे का मान क्या होता है, फिक्स रहता है। जे का मान जैसे आपकी बुक में तो न्यूमेरिकल के साथ में दिया रहेगा, तब तो 10 के आसपास देखकर रखेंगे, वरना 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये इसका मान है, फिक्स रहता है। एल भी फिक्स रहेगा, एक्स के मान में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है, जिसके बारे में हम इस प्रकार से आकलन कर सकते हैं या इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। धनुष के लिए देखें तो वो भी सेम यही कंडीशन है। जब धनुष सामान्य स्थिति में है अपने पास में, तब तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ऊर्जा संचित है। जैसे तीर को उसके ऊपर लगा करके और उस धनुष को खींचा जाता है तो उसके जो रस्सी होती है वो पीछे की तरफ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। और जैसे ही वो तीर छोड़ा जाएगा तो वो जो रस्सी के अंदर स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या कर दी जाएगी, उस तीर को दे दी जाएगी, जिससे उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी और वो तीर काफी आगे दूरी तक यात्रा तय करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये हमारी थी स्थितिज ऊर्जा। अब हम लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक स्प्रिंग नियतांक, यानी एक स्प्रिंग और इसका नियतांक का मान दे रखा है 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। दूसरा, इसे माध्य स्थिति से 1 सेमी खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। माध्य स्थिति यानी ए वाली है और बी तक खींचने के लिए इसमें कितना देर का, 1 सेमी तक, ए से बी तक खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी जो कार्य होगा। अभी हमने देखा था कार्य और ऊर्जा, जिसको हम अभी क्या कह रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये क्या दे रखा है, स्प्रिंग नियतांक यानी किए है, ठीक है।
के का मान हमें दिया हुआ है, ये वाला है। और सूत्र कौन सा लगेगा, W। कार्य ज्ञात करना है, कार्य किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा, यानी इधर खींच रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा था, हाफ x k इंटू एक्स की स्क्वायर। ठीक है, x का मान क्या दे रखा है हमें, x दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर है और इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम छोटी राशि से, जैसे सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इसमें क्या कर देंगे, 1000 का भाग। ठीक है, और यदि मीटर को सेमी में कन्वर्ट, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सपोज कीजिए इसको इसमें भाग दिया तो मीटर में आ गया। 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या कर देंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। और सपोज कीजिए 1 केजी को ग्राम में बदलना है, तब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे। यानी छोटी राशि को प्राप्त करने के लिए गुणा करेंगे और बड़ी राशि को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास में फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम रख दें, हाफ ऐसे जैसा रहेगा। के का मान क्या है, 6 इंटू 10⁴। एक्स का मान क्या है, 1 सेमी। 1 सेमी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, 1/100। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, 1/100 इंटू 1/100। ठीक है, 1 2 3 4, 10 की घात कितनी हो गई, इसको मैं ऐसे रख दूं, ये 2 से हम मैंने 3, ये 6 को काट के तो क्या आ गया, 3 आ गया। 3 इंटू 10 की घात 4, और नीचे कितने हैं, 2 2 4, 10 की घात 4, ये 4 4 इससे कट गए, क्या मिला हमें, 3 जूल इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। यानी 3 जूल इसके ऊपर हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी जो स्प्रिंग है वो मध्य स्थिति से बी की तरफ आ रही है, तो इसके ऊपर कितना जूल कार्य होगा, 3 जूल के बराबर कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें बताया हुआ है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, जो घरों में सप्लाई होती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में है, या प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में, वो क्या है, विद्युत ऊर्जा के ही रूपांतरण है। कहने का मतलब कि कोई भी आवेश है, उसका यदि प्रवाह हो रहा है, धनावेश होगा तो दूसरे धनावेश को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। एक आवेश से दूसरे आवेश, यानी उसने ऊर्जा ली, ऊर्जा को लिया, विद्युत धारा बह रही है, ऊर्जा उसके पास में आ गई है, उसको हम विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं। वो ऊर्जा क्या करेगी, अगर धनावेश भाग है तो धनावेशित जो आवेश होगा उसको क्या कर देगा, वो प्रतिकर्षण करेगा। यानी उसको प्रतिकर्षण करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, उस आवेश में संचित ऊर्जा। ठीक है, दूसरा ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश में क्या होता है कि धनावेश जो होता है उसको खींचने का, यानी आकर्षण होता है। लेकिन जब हम विद्युत ऊर्जा से संबंधित उसमें आवेश के प्रवाह को देखते हैं तब क्या होता है, धनावेश होता है वो बाहर की तरफ गति करता है, ऋण आवेश होता है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ ऊर्जा संचित रहती है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का जो प्रवाह हो रहा है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसमें संचित ऊर्जा के फलस्वरूप, चूंकि हम विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं तो ये किसके बराबर है, विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। जैसे हमारे घर में स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करते ही बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन बल्ब जलेगा तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, बल्ब जलने के लिए क्या हो जाएगा कि वो बल्ब जो होता है उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है,
ठीक है, टंगस्टन धातु से बना हुआ। जैसे ये विद्युत धारा इसमें जाएगी तब इसके द्वारा क्या हो जाएगा, फिलामेंट के द्वारा वो ऊर्जा ली जाएगी, विद्युत ऊर्जा को लिया जाएगा। वो विद्युत ऊर्जा इसके द्वारा लिया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। धीरे धीरे ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा और ऊष्मा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फिलामेंट जो है इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रकाश कुछ समय, जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके कुछ समय बाद में वो प्रकाश फैल जाता है। यानी इस धातु के अंदर जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे ऊष्मा ऊर्जा आएगी और वो ऊष्मा ऊर्जा क्या करेगी, उसको प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, तो बल्ब हमारा जल जाता है। रोड है या हीटर है, उसमें भी एक धातु से बनी हुई रिंग होती है, स्प्रिंग होती है। वो जब विद्युत धारा उस तक पहुंचती है तो धीरे धीरे क्या होती है, उसमें ऊष्मा आती है और वो ऊष्मा क्या होती है, धीरे धीरे जो उसका दाब है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। प्रकाशिक रूप भी उसका दिखाई पड़ता है, किसमें, हीटर के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा वो जलती भी नजर आती है। जलने का मतलब क्या है, रेड रेड हमें वो दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा है। अब सपोज कीजिए कि जो हमारा घर है वहां तक विद्युत ऊर्जा पहुंचती है, तो उस विद्युत ऊर्जा को पहुंचाने के लिए जो पावर हाउस में विद्युत आती है वो कैसे आती है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो रहा है। ऊष्मा है या ऊर्जा है, उसको ना उत्पन्न किया जा सकता ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे हमें पता है कि जो ये बिजली के बांध, बिजली उत्पन्न की जाती है, वहां नदी के ऊपर बांध होते हैं, उस बांध में क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। वो बांध से पानी को ऊपर ले जाया जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा दी जाएगी। जब पानी ऊपर की तरफ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। जैसे पानी नीचे गिरेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और पानी का बहना नीचे की तरफ हो जाता है। जैसे वो पानी का बहना नीचे की तरफ होता है तब जो विद्युत हमने जनरेटर लिया था ना, इस प्रकार से बनाया हुआ था पिछले वाले चैप्टर में। इधर चुंबक की नाल थी, यहाँ इसके ऊपर टरबाइन होते हैं, इसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो ये टरबाइन घूमेगा, ये घूमेगा तो इससे जो ये कुंडली है इसमें मोमेंट होगा, इसमें मोमेंट होगा तो बाहर जो इससे परिपथ लगा हुआ है उसमें गति प्रारंभ हो जाएगी। ये तो है सामान्य प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, सपोज कीजिए जल है, इस जल को हमें बांध से ऊपर से नहीं गिराना है, हमें वहां से भाप बना करके यहाँ तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ताप देना पड़ेगा। ताप दिया जाएगा तो ये ताप क्या करेगा, इस जल को वाष्प में बदलेगा, यानी इसकी ऊष्मा ऊर्जा को बढ़ा देगा। वो ऊष्मीय ऊर्जा भाप बनेगी, भाप बन करके इन टरबाइनों के ऊपर आएगी और टरबाइन को क्या करेगी, घुमाएगी। टरबाइन घूम रहे हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी और फिर उस परिपथ के अंदर आगे के संचित हो जाती है, ठीक है। इधर भाप बन गई, उस भाप को क्या किया जाएगा, दूसरे तरफ एक संयंत्र लगा रहता है जो प्रशीतन का कार्य करता है। प्रशीतलक भी कह सकते हैं। प्रशीतलक का मतलब क्या होता है, बाहर इसके ठंडक, यानी बहुत कम टेम्परेचर वाली स्थिति या बाहर की तरफ है, जो कह सकते हैं इसके चारों तरफ बर्फ लगा दी, ठीक है। ये भाप इसके अंदर जाएगी और जाकर के क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर के इसके अंदर जल में वापस परिवर्तित हो जाएगी और इस जल को वापस काम में लिया जा सकता है, ठीक है। ये कब होगा, जब ये परिशुद्ध जल होगा, यानी H2O जो है वो परिशुद्ध होगा, अशुद्धियां विहीन लिए हुए रहेगा। अब इसके अंदर जैसे कई प्रकार के संयंत्र होते हैं, यानी ये जो कार्य हो रहा है इसके लिए कई प्रकार के संयंत्र, बहुत सारे ऐसे बिजली जो स्टोर की जाती है उसके लिए बड़े बड़े लार्ज स्केल पर संयंत्र बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। उनसे संबंधित हम देखते हैं, जैसे कोयला संयंत्र। कोयला संयंत्र का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना है और ऐसी स्थिति में
कोयला संयंत्र, इसका मतलब कोयले को जलाया जाएगा और कोयला जलेगा तो पानी जो है वो वाष्प बनेगा, पानी को वापस प्रेषित तल रूप में ले लिया जाएगा, यानी उसको वापस से जल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कोयले को जलाया जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब देखिए कोयला जलने के जो कारण ऊष्मा या ऊर्जा जो है उसका क्षय भी होता है। कैसे होता है? कोयले को जलाया, कोयले को जलाने का उद्देश्य क्या था? उससे ऊष्मा प्राप्त करना, ठीक है। अब कोयला जल रहा है तो कोयले में आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कहीं कहीं आग भी जलती है उसमें, ठीक है, उसका रेड कलर भी आता है, कोयला जल करके रेडिश हो जाता है। तो वो क्या है? उसका प्रकाशीय, यानी उसकी ऊष्मीय ऊर्जा के साथ साथ में उसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा भी उत्पन्न की जा रही है। अर्थात जितनी ऊर्जा उसको दी जानी चाहिए थी तापीय के रूप में या ऊष्मा के रूप में, उसके साथ में कुछ उसका अंश प्रकाशीय ऊर्जा में क्षयित हो जाता है, यानी उसका कुछ भाग का ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो है कोयला संयंत्र। दूसरा नाभिकीय, नाभिकीय का कल हमने लिया था, नाभिकीय संयंत्र। इसमें हमने देखा था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें भी क्या है? सेम वही है कोयले की तरह कि जब उनसे भारी नाभिकों से हल्के नाभिक बनाए जाएंगे या हल्के नाभिकों को जोड़कर भारी नाभिक में उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो कुछ ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। पूरी ऊर्जा जो हमें चाहिए वो पूरी की पूरी इससे नहीं मिल करके कुछ ऊर्जा हमें क्षयित करनी पड़ती है या खोनी पड़ती है, तो कुछ भाग ही हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। वही प्रोसेस वही है, सेम टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन को घुमाने के लिए इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी जो अत्यधिक मात्रा में, उस ऊर्जा से उस टरबाइन को घुमाया जाएगा और फिर वापस से वही प्रोसेस होगा, यानी बिजली विभाग के पास में, पावर हाउस के पास में वो ऊर्जा स्टॉक हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे घरों तक वो पहुंचे जाएगी। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र वो भी क्या है? सेम, यानी जल वही ऊपर से गिराना है या भाप बनाना है, अभी हमने देखा था वही है सेम, ठीक है। उसके अलावा पवन ऊर्जा, ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन चक्कियां देखिए, वो पवन चक्कियां क्या करती है? तेज हवा का वेग आता है वैसे उसमें मोमेंट होता है और तीव्रता से घूमती है। वो घूम रही है, इसका मतलब उससे जुड़ा हुआ जो टरबाइन होगा, जो उस जनित्र का, विद्युत जनित्र का टरबाइन होगा। फेराडे ने दिया था ये विद्युत जनित्र वाली जो खोज थी वो फेराडे के द्वारा की गई थी। अब वो जो जनित्र होता है वो पवन चक्की के माध्यम से टरबाइन को घुमा करके ऊर्जा को स्टोर करता है, वही बाहरी परिपथ में लोड में ले लिया जाएगा, फिर उसको पावर हाउस तक भेज दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है पवन है, और जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये नवीकरणीय है, अर्थात इनका कभी ह्रास नहीं होना। हवा के साथ वो तो उत्पन्न होगी, सौर ऊर्जा है उसके साथ में वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, उनको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सौर ऊष्मा, सौर ऊष्मा संयंत्र, ये भी क्या होता है? आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि सूर्य की जो किरणें होती है उनसे लेंस और दर्पण, लेंस भी लगा रहता है और दर्पण भी लगा रहता है, जिससे प्रकाश को एक जगह पर फोकस करके ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ये भी क्या है? इसी के भांति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर है सौर प्रकाश वोल्ट, सौर प्रकाश वोल्ट, वोल्टेज हमने लिया था ना, वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र। ये क्या है? जो घरों में ही हम युक्तियां लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, सौर ऊर्जा के पैनल होते हैं, वहां से ऊर्जा को एक इन्वर्टर होता है, एक बैटरी होती है, उस बैटरी में उसको संचित कर लिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा आएगी, उससे फोटोन लिए जाएंगे और फोटोन लेकर के, फोटोन क्या है?
कणीय रूप है प्रकाश का। वो फोटोन लेकर के क्या करेंगे, विद्युत धारा को जब प्रोवाइड किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब होगा, जब वो फोटोन मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे और वो गति प्रारंभ कर देंगे। गति प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका कन्वर्सेशन किस में हो जाएगा, उसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, विद्युत धारा में हो जाएगा, और उसको स्टोर करके रख ली जाती है। इसका पहला फायदा ये। दूसरा, सपोज कीजिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी हमने घर में रख ली। बाकी की ऊर्जा उष्मा जो विद्युत ऊर्जा है वो हम पावर हाउस को भी दे सकते हैं। कितना अच्छा फायदा है। यानी हमारा कुछ नहीं लग रहा, हमें क्या मिल रहा है, बदले में वो हमें क्या देंगे, कुछ उसके चार्ज देंगे। यानी हमने तो स्टोर की, और उस स्टोर की हुई ऊर्जा को हमने खर्च किया, और बाकी जो बची हुई ऊर्जा है वो हमने पावर हाउस को दे दिया। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, आर्थिक लाभ भी हो रहा है। तो यह आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सौर प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र को लगाना होता है। मोस्टली आजकल घरों में इसका उपयोग होता है। अपने इसके पूरे कैंपस के अंदर गर्म पानी करने के लिए भी सोलर हीटर लगाए हुए हैं, और विद्युत जो सप्लाई हो रही है वो भी क्या है, उस सौर पैनल के द्वारा हो रही है। यानी जितने भी अपने छात्रावास है उनमें और अपने महाविद्यालय कैंपस के अंदर ये पूरी व्यवस्था की हुई है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इन्वर्टर होते हैं, घरों में होता है, जनरेटर देखा होगा। तो वो क्या होता है, पेट्रोल और डीजल से चलता है। यानी उनकी कार्य प्रणाली किस पे डिपेंड है, पेट्रोल या डीजल जैसे ईंधन के ऊपर डिपेंड है। वो क्या करते हैं, वहां से जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के कुछ एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अपने घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी है, उसमें रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में हो रही है। उससे हमें उष्मीय ऊर्जा मिल रही है, प्रकाशीय ऊर्जा मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। यानी कई प्रकार से उसका रूपांतरण हम तक पहुंच रहा है। बल्ब है, वो बल्ब फिलामेंट से बना हुआ है। वो फिलामेंट अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि जब उसमें आवेश का प्रवाह होता है तो वो फिलामेंट अंदर एक धातु लगी रहती है। वो धातु क्या होती है, जलती है, और धीरे धीरे वो जल करके किस में कन्वर्ट होती है। जलने का मतलब क्या है, उसकी ऊष्मा बढ़ रही है, तापमान में वृद्धि होते होते वो क्या होती है, प्रकाशिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और हमें प्रकाश मिल जाता है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक जब उसको ऊष्मा मिलती है तो उसके बाद में जलना प्रारंभ हो जाता है। मोबाइल फोन की बैटरी है, उसमें भी क्या है, आवेश का प्रवाह होता है, और वो हमारे इस जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो मोबाइल है उसको चलाने में जो आज हमारी मस्ट नेसेसरी हो गई है, हमारे पास में मोबाइल होना ही चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल बन चुके हैं, डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें मोबाइल पर कार्य करना पड़ता है। आज मेरा ये वीडियो है मोबाइल पर बन रहा है, और मोबाइल के द्वारा ही बाहर की तरफ बच्चों तक पहुंच रहा है। तो मोबाइल क्या हो गया है, डिजिटल जो स्मार्ट इंडिया है उसका एक हिस्सा हो गया। इसके बिना हमें डिजिटल नहीं। ठीक है, ऐसे ही घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हीटर है, स्टोव है, उसमें भी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। एक खास बात और है, हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन लेते हैं तो उससे ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा किस में संचित रहती है, एटीपी के रूप में। जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो हमारी उसके द्वारा ले ली जाती है। बची हुई ऊर्जा को क्या करते हैं, मस्तिष्क तक विद्युत आवेग के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क क्या करता है, उस ऊर्जा को आवश्यकता के अनुसार खपत करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है जिनके द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ऊर्जा संरक्षण और शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।